ये जो मैट्रिक्स है इसमें अगर आप देखेंगे ये हमारी पहली रो हो गई, ये हमारी दूसरी रो हो गई, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम आएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है ना। तो एक बार मैट्रिसेस के डिफरेंट टाइप्स अपन देख लेते हैं, है ना। डायमेंशन के आगे भी वेक्टर होता है ना, n डायमेंशनल वेक्टर्स भी होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के फर्दर टाइप देख रहे हैं। भाई स्क्वायर मैट्रिसेस जो है ना, कुछ स्क्वायर मैट्रिसेस ऐसी होती हैं ताकि जब आपसे सवाल ना हो तो आप ये ना कह पाओ ये बताया नहीं था। तो यूनिट मैट्रिक्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 इसलिए लिखा, ऑर्डर 3 है इसका, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स को काहे को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, प्लस ए बोलते हैं, दोनों सेम है। वेक्टर्स में भी दो वेक्टर v1 प्लस v2 वेक्टर कर दो या v2 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर कर दो, सेम ही आता है। वेक्टर एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है, रियल नंबर एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद सब चीजों का एडिशन ही कम्यूटेटिव होता हो, ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस आज हम चालू करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉर्मली क्या होता है जेईई मेंस में डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से 2 सवाल आते हैं। जो इस पैटर्न है उसमें 3 भी पूछ लेते हैं भाई, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप मोटा मोटी ये मान के चलो कि 2 क्वेश्चन आते हैं और उन 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन प्योर मैट्रिक्स पे होता है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का मिक्स वर्जन होता है ना। दोनों के दोनों भी मैट्रिक्स से हो सकते हैं, एक मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट से भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। या तो दोनों कंप्लीट मैट्रिक्स से, या एक मैट्रिक्स से एक हाइब्रिड मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का थोड़ा मिक्सचर, या फिर एक डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स से, दोनों डिटरमिनेंट पे नहीं आएंगे, इसके चांसेस। जेईई एडवांस की अगर बात करें तो मैट्रिक्स से आजकल के जो पैटर्न के हिसाब से 3 एक सवाल आ जाते हैं काफी बार। 2 सवाल तो 100% आने हैं, 3 तक भी पूछ लिए जाते हैं, 3-4 भी पूछ लिए जाते हैं। जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे पेपर में 37 मार्क्स की सिर्फ मैट्रिसेस थी, है ना। और पेपर का जो कट ऑफ था मुझे याद आ रहा है शायद 23 मार्क्स था, मतलब 23 मार्क्स वाले का कट ऑफ क्लियर हो गया था। और 37 मार्क्स की मैट्रिसेस थी, 36-37 मार्क्स की। जिसने सिर्फ मैट्रिक्स भी पूरी कर दी थी तो उसका सिलेक्शन हो गया था, कहने के लिए सिलेक्शन तो हो ही गया था। सो एडवांस में तो ऐसा कुछ होता नहीं कि भाई 3 ही सवाल आएंगे, 7 सवाल आ गए थे, 6 सवाल आ गए थे, क्या कर लोगे आप। तो मैट्रिसेस और भी थोड़ा आपको बता दूं, ये चैप्टर शुरू करने से पहले इसका इतिहास। आज से 20 साल पहले आईआईटी के पेपर में इसका सवाल ही नहीं आता था। पिछले कुछ सालों में, पिछले 15 सालों में, 20-15-18 सालों में इसके सवाल आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसका सवाल ना आए पेपर में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि पिछले सालों में कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस बढ़ी हैं, कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस बढ़ी हैं। कंप्यूटर साइंस में बहुत जगहों पे मैट्रिसेस का इस्तेमाल आता है, बहुत जगहों पे, बहुत जगहों पे, मतलब पूरा जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो इस पूरे चैप्टर का इस्तेमाल कंप्यूटर साइंस में किया जाता है, यूं का यूं। बहुत सारी चीजें आपको जो यहाँ सिखाई जाती हैं इंजीनियरिंग में इनका प्रयोग लाएंगे, तो मॉडर्न चैप्टर बोला जाता है इसको, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मैट्रिसेस, है ना, डिटरमिनेंट्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सो मैट्रिसेस की डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स को मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स आप लिख दोगे तो मैट्रिसेस बन जाएगी, है ना। रेक्टेंगुलर कुछ भी नहीं है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, एलिमेंट्स में कोई पूछे सर कैसे एलिमेंट्स होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे, भाई कुछ भी हो सकते हैं। जो एलिमेंट्स हैं रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, वेक्टर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कैसे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। आप अपनी मर्जी के कुछ डिफाइन करके भी यहां पे डाल सकते हो एलिमेंट्स की जगह पे। एनी रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज मैट्रिसेस, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है जी मैट्रिक्स को, जी रिप्रेजेंट ऐसे कुछ किया जाता है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स ऐसे लिख दी, मान लो 2 3, यहाँ लिख दिया 5 आयोटा, ठीक है, यहाँ लिख दिया राम, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया W, और यहाँ पे लिख दिया मान लो साइन थीटा। ये जो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स होगी रिटर्न इन
these brackets sorry written in these brackets is known as मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। मैट्रिक्स का ये थोड़ा आजकल का सिंबल है, मॉडर्न सिंबल है, नहीं तो पुराने जमाने में तो ये वाली ऐसे करके बड़े वाली यूं करके ब्रैकेट लगा दिया करते थे और लिख दिया करते थे इसके अंदर एलिमेंट्स। दोनों ही सिंबल्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सही हैं, दोनों ही सिंबल्स बिल्कुल सही हैं। ये वाला सिंबल भी बिल्कुल ठीक है और ये वाला सिंबल भी बिल्कुल मस्त है, एकदम ठीक है। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए। ये कहा जाता है पुराने जमाने का सिंबल है, लेकिन पेपर बनाने वालों को बेहद पसंद है। बहुत सारी फॉरेन ऑथर की किताबें हैं, उसमें ये सिंबल काफी देखने को मिलेगा। भारतीय ऑथर्स की किताबों में ये सिंबल ज्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम में ये वाला काफी इस्तेमाल में किए जाते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स के सिंबल में खड़े डंडे होने चाहिए, है ना। ये अगर बिल्कुल खड़े डंडे आप ऐसे करोगे वो डिटर्मिनेंट है ना। 5 6 7 8 ये मेरा डिटर्मिनेंट है ना। इसमें ये वाली ब्रैकेट या ये वाले ब्रैकेट बिल्कुल नहीं, खड़े डंडे को ही डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मैट्रिसेस में आप इनका इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप इनका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। एक मैट्रिक्स को आप नाम भी दे सकते हो, इस मैट्रिक्स को आप नाम दे सकते हो, इसका नाम कैपिटल ए रख सकते हो, ठीक है ना। W रख सकते हो, P रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, इसका नाम राधा रख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है। मैट्रिक्स का कुछ भी नाम जो आपको पसंद हो वो रखा जा सकता है। आपको पता भी होगा कि हर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग ही डिटर्मिनेंट होता है ना। एक मैट्रिक्स क्या है कोई पूछे तो, एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, बस जैसी दिख रही है वैसी है, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा। इसका मीनिंग इतना ही है कि इसमें 6 एलिमेंट लिखे हुए हैं, इसमें 3 कॉलम है और 2 रो है ना। कॉलम और रो की कहानी आपको पहले से डिटर्मिनेंट में बताई गई है। ये 3 कॉलम है और ये जो है 2 रोज हैं, ठीक है। कॉलम जो है उनको जे से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, जे से, है ना। कॉलम को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये j इक्वल टू 1 है, ये j इक्वल टू 2 है और ये j इक्वल टू 3 है। रो को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रो नंबर 1 बोले तो आई नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 बोले तो आई नंबर 2 है। तो इस मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो 2 रो हो गए और 3 इसके अंदर कॉलम हो गए, ठीक है। जब टोटल रो और टोटल कॉलम पता हो और इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2, तो टोटल एलिमेंट्स निकल जाते हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। सीधी सी बात है, ये लिख देता हूं यहाँ पे कि कभी भी टोटल एलिमेंट्स निकालने हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको निकालने हैं तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कर दिया जाए, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कर दिया जाए, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है ये अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। मान लो एक मैट्रिक्स है, ऐसा कुछ करके लिख दी मैंने, ये एक मैट्रिक्स लिख दी है, यहाँ आयोटा लिख दिया, यहाँ P लिख दिया, यहाँ पे रामू को लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे X लिख दिया, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है इसमें अगर आप देखेंगे ये हमारी पहली रो हो गई, ये हमारी दूसरी रो हो गई, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम है, ठीक है। तो हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट का भी ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होता है। सो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, ये नंबर ऑफ रोज इसमें 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम इसमें 4 हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/4। इसका जो ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ जो रोज हैं, नंबर ऑफ रोज को पहले लिखा जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखा जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज को पहले लिखा जाता है। तो इस वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 2/4। इसको 2 इंटू 4 नहीं बोलते हैं, फिर भी आप बोल दो तो खैर कोई
कुछ मना तो क्या ही करेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन सही तरीका इसको बोलने का है 2/4, और 2/4 को 8 नहीं लिखना है, 2/4 को 8 नहीं लिखना है, क्योंकि ये 2/4 अपने आप में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि मैट्रिक्स में रो 2 हैं और कॉलम 4 हैं। ऑर्डर मैट्रिक्स का ये बताता है कि हमारी मैट्रिक्स में रो और कॉलम कितने मौजूद हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 लिख दोगे तो वो इंफॉर्मेशन गायब हो जाएगी जिसके लिए ऑर्डर बना है, और फिर ऑर्डर का मीनिंग नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो कभी भी इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ आईज और नंबर ऑफ जेज को हम यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर लिखने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जब मैंने ये ऑर्डर लिखा है तो ऑर्डर लिखते हुए मैंने क्या किया है ना, टोटल आई जो हैं और टोटल जो जे हैं उनका ही तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा के लिखा हुआ है। हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ आईज, नंबर ऑफ आईज और इनटू नंबर ऑफ जेस। ठीक है, ऐसे करके लिख दोगे, है ना, तो ये किस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। और आपको पता है अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे नंबर ऑफ, है ना, ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाएं तो हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये सिंपल सिंपल बातें चल रही हैं, मजा आ रहा होगा आपको। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। अगर ऐसा हो जाता है, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो डिटर्मिनेंट निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आगे जब आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे तो आप देखोगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। और यहाँ पे भी इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का अपना अलजेब्रा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स की कैलकुलस भी होती है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स की के फंक्शंस भी होते हैं, फंक्शंस होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो कैलकुलस भी बनती है स्क्वायर मैट्रिसेस की। तो आप ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिसेस, फंक्शन होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, अपनी कैलकुलस होती है स्क्वायर मैट्रिक्स की, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन तो कितने सारे जानते हैं अपन। सो स्क्वायर मैट्रिसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे जो सवाल भी पूछे जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। जो लीनियर इक्वेशंस हम सोल्व करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें भी स्क्वायर मैट्रिसेस का काफी बड़ा योगदान होता है। जहां जहां पे भी मैट्रिक्स के एप्लीकेशन की बात करते हैं वहां पे स्क्वायर मैट्रिसेस देखने को मिलती हैं, तो हमें ये बात समझ आती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बस आपको यहाँ पे इतना नोट करवाना चाहता हूं कि मैट्रिक्स तो वैसे इंपॉर्टेंट है ही सारी, मगर मैट्रिसेस में स्क्वायर मैट्रिसेस आर स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या किया है कि मैट्रिक्स की शकल के आधार पे, मैट्रिक्स की डिटेलिंग के आधार पे डिफरेंट डिफरेंट नोमेनक्लेचर दिया हुआ है मैट्रिसेस को, जैसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ऐसे करके मैट्रिसेस के नाम रखे हुए हैं। अगर हमें मैट्रिसेस को डिटेल में आगे पढ़ना है तो हमें एक नाम जो ये रखे हुए मैट्रिसेस के, इनके क्या मीनिंग है, कहने का मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस को समझना होगा। उसके बाद हम हमारे आगे की जर्नी को तमीज से कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक है ना,
तो एक बार मैट्रिसेस के डिफरेंट टाइप्स अपन देख लेते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, है ना, अलग अलग टाइप की मैट्रिसेस देख लेते हैं अपन, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है रेक्टेंग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बता सकते हैं कि आप लोग क्या होती है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अच्छा इसमें मैं एक खास किस्म का सिंबल भी आपको बताऊंगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है? वर्टिकल वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है? हाँ जी, बता सकते हो क्या आप क्या होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कुछ ऐसी मैट्रिक्स नहीं होती ना, होती है ना, जो हॉरिजॉन्टल ऐसी फील दे जैसे हॉरिजॉन्टल है। मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं कि ये वाले मैट्रिक्स को देखिए आप, 2 3 4 5 6 -1 0 अल्फा बीटा गामा। इस मैट्रिक्स को देख के हॉरिजॉन्टल फीलिंग नहीं आ रही क्या आपको? मेरे को लगता है आनी चाहिए, वैसे तो फीलिंग बिल्कुल मर चुकी है तो अलग बात है, नहीं तो आनी चाहिए। 0 1 2 3 -1 5 आयोटा एल्फा, ये लो, इसको देख के अपने को वर्टिकल फील आ रही होगी, ठीक है। तो भाई सीधी बात है, अगर मान लो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से ज्यादा हुए तो मेरी मैट्रिक्स कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। और यहां पे देखिए नंबर ऑफ रो अगर नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हुई तो मैट्रिक्स कैसी होगी? वर्टिकल फीलिंग देगी आपको। और अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाएंगे तो ना हॉरिजॉन्टल फीलिंग देगी ना वर्टिकल फीलिंग देगी, स्क्वायर फीलिंग देगी वो, ठीक है। तो ये तीन टाइप के मैट्रिसेस की डेफिनेशन सबसे पहले अपन लिख देते हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस इस बात पे डिपेंड करती हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में ज्यादा कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ रोज से। और यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो ज्यादा होती हैं नंबर ऑफ कॉलम से। अच्छा, मैट्रिक्स की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस चैप्टर की, इस चैप्टर में कोई इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन या फिर को बहुत ही ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, मतलब उतना ज्यादा कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता। अगर थ्योरी सारी क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स पता है, टर्म्स पता है, तो इस चैप्टर के सवाल जो है हो ही जाते हैं वो, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स की शक्ल देख लो भाई, 2 3, तो ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं, ये जो टर्म्स हैं, ये जो डेफिनेशंस हैं, ये पता होनी चाहिए, है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो हैं अगर बराबर हो जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक और यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, मैट्रिक्स की एक बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है, आगे भी लिखूंगा, उसको वापस लिखूंगा, मगर एक बार सुनिए आप ध्यान से। देखो, इस मैट्रिक्स को मैंने ए का नाम दे दिया, ध्यान से सुनना बात को, इस मैट्रिक्स को मैंने ए का नाम दे दिया, ठीक है। यहां पे आपको देख के पता चल रहा है कि जो मैट्रिक्स ए है उसमें आई की वैल्यू 1 और 2 हो सकती है, जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये हो सकती है, ठीक है। और हर एलिमेंट का ना नाम होता है मैट्रिक्स में। इस एलिमेंट का क्या नाम है? इस एलिमेंट का नाम है A11, है ना। हर एलिमेंट का नाम होता है, तो इस एलिमेंट का क्या नाम है? 11 11 पोजीशन पे है ना ये। अच्छा, ये वाला एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है? ये 1 2 पोजीशन पे है ना। ये वाला एलिमेंट, ये डिटर्मिनेंट में ही मैंने ये बात बताई थी, है ना। ये 1 3 पोजीशन पे है, ये आपका 1 4 पोजीशन पे है ना। एक तो इनके नोमेनक्लेचर हर एलिमेंट का पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। ये वाला एलिमेंट 2 1 पोजीशन पे है, ये जो एलिमेंट है ये 2 2 पोजीशन पे है, ये वाला जो एलिमेंट है ये 2 3 पोजीशन पे है,
ये वाला जो एलिमेंट है 2 4 पोजीशन पे, और ये जो एलिमेंट है ये 2 5 पोजीशन पे है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए, इनके एलिमेंट्स के नाम लिखने का ढंग अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं ए आई जे, एक वेरिएबल एलिमेंट लिख देते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट्स हैं। तो 10 एलिमेंट्स को एक वेरिएबल एलिमेंट का इस्तेमाल करके लिख देते हैं। ऐसा लिख देते हैं ए आई जे, ऐसा लिख देंगे। और ए आई जे कहाँ है, एक मैट्रिक्स के अंदर है। ऑब्वियस सी बात है भाई, इन दो ब्रैकेट के अंदर होंगे, ठीक है। तो ए आई जे इन ब्रैकेट के अंदर है, और ऐसा लिख देते हैं वेयर आई जो है वो 1 से 2 है, और जो जे है आपका वो 1 से 5 है, 1 to 5 है। तो अगर i की वैल्यू 1 से 2 होगी, j की वैल्यू 1 से 5 होगी, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जब रखेंगे अपन, तो आपको नहीं लगता है ऐसी 2/5 की मैट्रिक्स बन जाएगी? अरे बनेगी क्या नहीं बनेगी? i की वैल्यू 1 रखो आप, और j की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखो आप, ये बन गया। फिर i की वैल्यू 2 रख के j की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखेंगे, तो फिर ये बन गया। समझ में आ रही है क्या बात? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में नोमेनक्लेचर जब लिख रहे हैं, एलिमेंट्स जब आप इस फॉर्मेट में लिख रहे हो, या फिर आप ऐसा करके लिख रहे हो, ये वाला जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमको ये बताता है हम बात कर रहे हैं 2/5 की एक मैट्रिक्स की, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होने वाला है। मैं आपसे फिर एक बात बता दूं कि इस इंफॉर्मेशन से आप ये बता सकते हो कि मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स की जो लुक होगी वो कैसी होगी, बता सकते हैं ना अपन। तो कोई ऐसे करके लिख दे तो आपको पढ़ना आना चाहिए कि हाँ यार, ये आदमी बात कर रहा है एक 2/5 की मैट्रिक्स की, उसके एलिमेंट क्या है क्या नहीं है वो आगे इंफॉर्मेशन दे देगा। समझ में आ रही है बात आपको? चलो ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स अपने को क्लियर हो गई, वर्टिकल मैट्रिक्स क्लियर हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, दो नाम और हैं। एक है रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स, अच्छा, और एक है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, है ना। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैट्रिक्स में और रो कॉलम मैट्रिक्स में, ठीक है। तो अपने को वो कंफ्यूजन नहीं पालना, ठीक है। रो मैट्रिक्स का एक और नाम भी है, रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक वेक्टर बन जाता है जी इस मैट्रिक्स से, अच्छा जी, वेक्टर बन जाता है, ठीक है। और कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। क्या वही वेक्टर बनता है जो हम आई जे के कैप वाला सीखते हैं? वो भी बन सकता है, कुछ अलग स्टाइल का भी बन सकता है। आप लोग जो वेक्टर सीखते हो ना, आई कैप जे कैप के कैप वाला जो वेक्टर सीखते हो, है ना, वेक्टर इसके आगे भी होता है, 3 डायमेंशन के आगे भी वेक्टर होता है ना, n डायमेंशनल वेक्टर्स भी होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है, अब देखते हैं जरा। रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें मात्र एक ही रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें मात्र एक ही कॉलम हो। रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एक ही रो हो, जैसे आप ये देखिए, ये देखिए, ये एक रो मैट्रिक्स है ना। कॉलम मैट्रिक्स देखिए कैसी होगी, है ना, बिल्कुल ऐसी होगी जिसमें एक ही कॉलम हो। जैसे यू लिख दिया 0 2 3 x 5, ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। इसका नाम रख देते हैं जी, इसका नाम P रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं Q। तो P एक मेरी रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर है, Q जो है ये कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर है। तो डेफिनेशन सीधी सी है भाई, इफ नंबर ऑफ आईज, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, अगर वो हमारे सिर्फ 1 मिल जाए तो रो मैट्रिक्स बोले जाएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम, अगर ये 1 मिल जाता है तो कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल डेफिनेशन है जी।
हाँ जी, बिल्कुल सिंपल है। चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट इज है नल मैट्रिक्स। अच्छा, नल मैट्रिक्स क्या चीज है? नल मैट्रिक्स, लोगों को ऐसा लगता है, कई बार गलत लगता है कि नल मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नल मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है, नॉन स्क्वायर भी हो सकती है। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हों, इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो, तो उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। और नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है नल से। नल से, नल क्या चीज है? ऐसे ओ बना के और उसको ऐसे डार्क कर देते हैं, इस सिंबल का नाम है नल। ऐसे करके आपने देखा होगा, अगर अच्छा कोई पेपर आता, आईआईटी टाइप का पेपर आता है, तो उसमें नल मैट्रिक्स को जीरो नहीं लिखते, ऐसे डार्क वाले जीरो ऐसे करके लिखते हैं। मगर चूंकि अपने सिंपल जगहों पे तो जीरो भी ऐसे लिख दिया जाता, ओ लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं। समझ जाना आप कि नल की बात की जा रही है ना। तो सबसे पहले तो नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख देता हूं, है ना। इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो, ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो। और आपके सामने मैंने बनाई है, स्क्वायर नहीं है। नल मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है, बट स्क्वायर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो, है ना, देन इट इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कोई जीरो मैट्रिक्स बोल दे, है ना, ये लो ब्रैकेट में लिख दो, जीरो मैट्रिक्स भी कोई बोल दे, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जी वो नल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, है ना। और नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जी अपन, है ना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस सिंबल का नाम ही है नल, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल नल। ये नल जो है, ये शब्द कहां से आया है? ये एक शब्द होता है नुला करके, ये वहां से निकल के आया है। खैर, शब्दावली पे नहीं जा रहे अपन, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स अपने को पता चल गई। तो यहां तक सब क्लियर है ना, बेसिक बेसिक बातें हैं। चलिए अभी अपन देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के फर्दर टाइप्स, है ना। ध्यान से देखना जरा, अभी अपन क्या कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के फर्दर टाइप देख रहे हैं। भाई स्क्वायर मैट्रिसेस जो है ना, कुछ स्क्वायर मैट्रिसेस ऐसी होती हैं जिनको आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हो। हाँ जी, यस, क्या बोल सकते हैं अपन? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और कुछ स्क्वायर मैट्रिसेस ऐसी होती हैं जिनको आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो। डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कैसी होती हैं, कौन सी होती हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में भी दो किस्म की ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती हैं। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती हैं, है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती हैं, और दूसरी होती हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप की ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती हैं। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कैसी होती हैं, ध्यान से देखिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिनमें एलिमेंट्स कुछ यूं लिखे हों। यूं कैसे? जैसे यहां लिख दिया मैंने, ऐसे डायगोनल हो गया एक तो, और डायगोनल से यूं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हों चाहे, है ना, मगर इसके नीचे की तरफ वाले एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां पे देखो, ऊपर की तरफ आपको एलिमेंट्स की एक ट्रायंगल बनती हुई नजर आएगी, और इस ट्रायंगल के बचे हुए हिस्से में
इस मैट्रिक्स के बचे हुए हिस्से में आपको जीरोस नजर आएंगे, ठीक है। इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो शक्ल होगी वो कैसी होगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की शक्ल ऐसी होगी, है ना। ये डायगोनल हो गया, यहाँ पे मान लो अपन ने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनका जीरो होना जरूरी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके लोअर साइड में एक ट्रायंगल बन गई एलिमेंट्स की, है ना। लोअर साइड में एक ट्रायंगल बन गई, उसको छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो जीरो होते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में, ठीक है। ये तो बात हो गई एक बड़ी रफ सी बात, देखने देखने के ऊपर ऑब्जर्वेशन बेस्ड बात हो गई। अब मैथमेटिकल बात करते हैं। आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये वो एलिमेंट है, ये वो एलिमेंट्स हैं जहां पे i की वैल्यू और j की वैल्यू बराबर हुई है ना। यहाँ पे i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 है, यहाँ i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2 है, यहाँ i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 3 है। डायगोनल जो मैट्रिक्स डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे i और j बराबर होते हैं। अब आप ध्यान से देखो, इसके ऊपर की तरफ देखो, आप इसके ऊपर की तरफ i की वैल्यू बड़ी है कि j की वैल्यू बड़ी है? ऊपर की तरफ इस वाले एलिमेंट में i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, मतलब j की वैल्यू बड़ी है। यहां पे भी देखिए j की वैल्यू 3 हो गई, बड़ी है, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये वो तीन एलिमेंट्स हैं, ये वो तीन एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स में अगर आप देखोगे, इन एलिमेंट्स में अगर आप देखोगे तो आपकी जो i की वैल्यू है, आपकी जो i की वैल्यू है वो बड़ी थी j की वैल्यू से, और वो एलिमेंट जहां i की वैल्यू j की वैल्यू से बड़ी थी, वो जगहों पे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हुए हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। हुए हैं कि नहीं हुए? तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उन मैट्रिसेस को बोला जाता है जहां पे वो एलिमेंट जीरो हो रहे हों जिनमें i की वैल्यू j की वैल्यू से बड़ी होगी। ये बात समझ में आ रही है अपने को? So matrices where every aij equal to 0 for I greater than j, वो सारे aij जीरो हों जहां पे i की वैल्यू j की वैल्यू से बड़ी है, ऐसी मैट्रिसेस को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कौन सी हो जाएंगी? ये वो मैट्रिसेस हो जाएंगी, ये वो मैट्रिसेस हो जाएंगी वेयर वो सारे aij जीरो होंगे जहां पे j की वैल्यू i की वैल्यू से बड़ी थी, है ना। ये वो जगह हैं जहां पे j की वैल्यू i की वैल्यू से बड़ी है। बता चुका हूं आपको, इस एलिमेंट को देखो, j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 1, बड़ी है j की वैल्यू। यहाँ j की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू बड़ी है। यहाँ j की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी j की वैल्यू बड़ी है i की वैल्यू से। तो अगर j की वैल्यू बड़ी हो जहां पे i की वैल्यू से, वो एलिमेंट्स अगर जीरो हो रहे हों तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, और इस केस में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ये डेफिनेशन है मैथमेटिकल प्योर डेफिनेशन, मतलब ये डेफिनेशन कभी भी कहीं भी आप लगाइए, ये आपको कभी निराश नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स आपके जीरो हो रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे एक सवाल जहन में ये आता है कि ठीक है, ये एलिमेंट तो जीरो हो गए हैं, बताइए ऊपर वाले एलिमेंट अगर जीरो हो जाए, कोई एक एलिमेंट जीरो हो जाए या सारे जीरो हो जाए मान लो, तो क्या अब इस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे या नहीं? क्या लगता है आपको? मान लो ऐसा लिख दिया, तो क्या ये मैट्रिक्स एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है? है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये कहा गया है ये एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, मतलब ये तो 100% जीरो होने चाहिए सर। बचे हुए एलिमेंट्स कैसे भी हों, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जीरो ना हो, हमें उससे
कोई लेना देना नहीं है। एक मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना है तो ये एलिमेंट्स तो पक्का जीरो होने चाहिए, बाकी कैसे भी हों। उसी प्रकार से ये वाले एलिमेंट्स तो पक्का जीरो होने चाहिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, बाकी एलिमेंट्स कैसे भी हों। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की तो उसमें मिनिमम जीरोस कितने होने चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने के लिए, या यूं कहूं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने के लिए 3, और ऑर्डर 4 है तो मिनिमम कितने जीरो होने चाहिए, कितने? ऑर्डर 4 अगर होता मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 है, तो उसमें कितने जीरोस होने चाहिए मिनिमम? 6 होने चाहिए क्या भाई? ऑर्डर 4 होता तो चलो बना के देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना के देख लेते हैं। अगर ऑर्डर 4 होता तो ऐसे डायगोनल में 4 एलिमेंट्स आ रहे होते, है ना, है ना, और यहां आ रहे होते हमारे 0, तो 3 2 5 और 1 6 जीरोस मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूं ऑर्डर 10 है ना, ऑर्डर 10 का मतलब 10/10 है ना, ऑर्डर 10 ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही किया जाता है। ऑर्डर 10 का मतलब है 10 रोज हैं और 10 क्या है, कॉलम है। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 10 की तो उसमें मिनिमम जीरोस कितने होने चाहिए उसको ट्रायंगुलर बनने के लिए, है ना, उसमें मिनिमम जीरो कितने होने चाहिए। जैसे ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स को देखोगे आप, ये 4/4 की मैट्रिक्स हो गई ना, तो इसमें देखोगे जीरोस होने चाहिए 1 +2 +3। ऑर्डर 5 होता तो +5 आ जाता, ऑर्डर 6 होता, ऑर्डर 5 होता तो +4 आ जाता, ऑर्डर 6 होता तो +5 और आ जाता। तो अगर मेरा ऑर्डर 10 है तो मिनिमम जीरो होने चाहिए 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9, और इसका सम हो जाएगा 9 × 10/2। 45 जीरोस होने चाहिए एक ऑर्डर 10 की मैट्रिक्स में, मिनिमम 45 जीरोस होने चाहिए उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने के लिए। बात समझ में आ रही है ना ये? अगर ऑर्डर n होता तो क्या सीन होता जी? ऑर्डर अगर n होता तो मिनिमम जीरोस कितने होते, है ना, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते लिख देते हैं अपन यहाँ पे कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी भी हो, अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर हो, है ना, इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे n-1 × n/2, है ना, n-1 × n/2, तो n × n-1/2 ऐसा लिख सकते हो आप। कैसे निकला है ये निकला है ऐसे, है ना, अब मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो इतने होंगे, ठीक है, और इसका सम होता है आपका n-1 × n/2, ऐसे करके निकला है। क्लियर है ना? ठीक है, चलो ये बात अपने को समझ में आ गई है जी, अच्छी बात है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं जी। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करने से पहले आपको डायगोनल के बारे में डिटर्मिनेंट में तो पढ़ा ही चुका हूं ना मैं, है ना, डायगोनल के बारे में डिटर्मिनेंट में तो पढ़ा ही चुका हूं, यहाँ पे फिर से बोल देता हूँ। ये लो, कोई भी अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो ना उसमें एक डायगोनल मिलता है। बातें कुछ और बता देता हूँ आपको, ये ले लेते हैं अपन, है ना, एक मैट्रिक्स जो है बना ही लेते हैं, -1 x है, y है, p है, q है, आयोटा भी है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक आपका डायगोनल होता है, ठीक है, ये मेरा डायगोनल है, ठीक है, और इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं एक मैट्रिक्स का, है ना। मैट्रिक्स में डायगोनल की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। इसको सिंपली अपन डायगोनल भी बोल देते हैं, है ना, इसको लोग लीडिंग डायगोनल भी बोल देते हैं, ठीक है।
लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ठीक है। आप इसको डायगोनल बोलिए, इसको लीडिंग डायगोनल बोलिए, कुछ लोग इसको प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल देते हैं, प्रधान डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। तो आप इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलिए, वो बात भी बिल्कुल ठीक है। फिर एक ये कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे करके, यूं करके, है ना, फील्ड डायगोनल जैसी दे रहा है, मगर ये डायगोनल नहीं है, इसको मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं बोलते, है ना। डायगोनल ये है, इसको मेन डायगोनल भी बोल देते हैं, डायगोनल बोल दो, मेन डायगोनल बोल दो, है ना। अब आप ये सोचोगे कि जब है ही डायगोनल ये, तो मेन डायगोनल क्यों बोलते हैं इसको? भाई बोलते हैं तो बोलते हैं, ठीक है, मेन डायगोनल भी बोल देते हैं। ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इस डायगोनल को ऑफ डायगोनल बोलते हैं, है ना, इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं। अगर सिंपली डायगोनल बोला जाए तो आपको इसके बारे में सोच विचार नहीं करना है। सिंपली डायगोनल क्वेश्चंस में बोला जाए तो इसके बारे में आपको सोच विचार करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑफ डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, समझ में आ गई, सारी कहानी पता लग गई आपको, ठीक है। एक और छोटी सी बात है यहाँ पे, छोटी छोटी बातों से ही ये चैप्टर बना हुआ है ना, ये चैप्टर बना ही छोटी छोटी बातों से, इन्हीं पे सवाल पूछे जाएंगे, है ना। रिप्रेजेंटेशन में कोई लोचा नहीं होना चाहिए भाई। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी, तो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 2/3। अच्छा, 3/2 नहीं बोलना अपने को, नंबर ऑफ रो पहले लिखनी है, कॉलम बाद में लिखने हैं। तो इसका जो ऑर्डर है ना, वो इसके इस वाले कॉर्नर पे लिख देते हैं कई बार यहाँ पे, ठीक है ना, ये अलाउड है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे नहीं लिखा जाता, इस वाले कॉर्नर पे ऑर्डर लिख देते हैं, ठीक है। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना, उसका ऑर्डर, है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। जैसे एक मैट्रिक्स है n बाय n की, है ना, एक n बाय n की स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई। ये तो अपने को पता चल गया, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होती हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सिर्फ एक ही नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो एक ही नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हमें पता है दूसरा नंबर तो वही होना है, ठीक है ना। तो एक सिंपल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सिर्फ एक नंबर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। खैर, ये तो हो गई बातें। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, कैसी शक्ल होती है डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। देखो, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट्स लिख दी मैंने, D1 D2 D3, इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों, है ना। मतलब यूं बोल दें, ऐसी मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर भी हो, लोअर ट्रायंगुलर भी हो, वो सीधी सी बात है डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सो डायगोनल मैट्रिक्स के वो सारे एलिमेंट्स जीरो हैं जहां पे i और j बराबर ना हो। ऐसा बोल सकते हैं ना अपन, भाई j बड़ा है i से या i बड़ा है j से, दोनों ही केसेस में अगर एलिमेंट्स जीरो हो रहे हैं तो बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को कुछ यूं बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस हैं वेयर एवरी aij, वो सारे aij जीरो हैं जहां पे i और j की वैल्यू बराबर नहीं होती, जहां पे i और j की वैल्यू बराबर नहीं होती, वो सब जीरो हैं। और जहां i और j की वैल्यू बराबर होती है, वहां क्या करना है जी, वो जीरो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताइए, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताइए इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताइए, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस
in a diagonal matrix of order n, ऑर्डर n की डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम जीरोस कितने होंगे जी? सीधी बात है, इस वाली का डबल कर दो भाई, जितने यहां हैं उतने ही और एक्स्ट्रा आ गए हैं भाई, तो डबल कर दो। तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू का डबल कर दो तो ये हो जाएंगे n इंटू एन माइनस वन, या सिंपली आप बोल सकते हो n स्क्वायर माइनस n, है ना। आप डायरेक्टली भी ऐसा सोच सकते हो कि n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, टोटल एलिमेंट कितने हो गए n स्क्वायर, टोटल एलिमेंट n स्क्वायर हो गए, डायगोनल के n एलिमेंट्स को माइनस करके बचे हुए सबको जीरो कर दो। यूं सोचने का तरीका भी ठीक है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स अपने को समझ में आ गई। डायगोनल मैट्रिक्स में एक खास किस्म की डायगोनल मैट्रिक्स, अगर डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारे हैं, तीनों डायगोनल एलिमेंट अगर बराबर हो जाएं, 5 5 5 ऐसे करके, W W W P P P ऐसे करके सारे एलिमेंट्स अगर बराबर हो जाएं, तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। उससे पहले एक और बात बताता हूं आपको, डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी, एक और ढंग भी होता है। अगर कोई ऐसे लिख दे डी आई ए जी और एक ब्रैकेट लगा के उसमें लिख दे D1 D2 और D3, ये जो D1 D2 D3 है, या तो इनफ स्पेस दे के लिख दे, या तो स्पेस दे के कोई लिख दे, या कोमा लगा के कोई लिख दे, ऐसे करके। कोमा ना भी लगा रखा हो, स्पेस दे रखा हो, वो भी ठीक है, कोमा लगा दे तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है। अगर कोई ऐसा लिख दे DIAG D1 D2 D3, तो आप ये समझ जाना वो बात कर रहा है एक डायगोनल मैट्रिक्स की जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं D1 D2 D3। क्या ये बात समझ आ रही है? ये वाली रिप्रेजेंटेशन और ये वाली रिप्रेजेंटेशन दोनों करेक्ट हैं। जेई वालों को ये रिप्रेजेंटेशन बेहद 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 पसंद है, आपको पता चल जाना चाहिए इस रिप्रेजेंटेशन का भी। रिपीट कर दूं, अगर कोई बोले DIAG D1 D2 D3, तो आप समझ जाओ डायगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है, जितने एलिमेंट लिखे उतना ही ऑर्डर हो गया। और एलिमेंट कौन से हैं? D1 D2 D3। और एक बात समझ जाओ, D1 D2 D3 ये ऐसे लिखने, यूं D1 D2 D3, यूं करके उल्टे उल्टा नहीं चलना अपने को। D1 लिखे तो इसका मतलब ये 1 1 एलिमेंट लिखा है, 1 1 पोजीशन का एलिमेंट, ये 2 2 पोजीशन का एलिमेंट है, और ये 3 3 पोजीशन का एलिमेंट लिखा जाता है इस तरीके से सीक्वेंस में। समझ आ रही है बात आपको? चलो, जो डायगोनल मैट्रिक्स का दूसरे वाला ये रिप्रेजेंटेशन अपने को समझ में आ गया, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स कब बनती है? अगर हमारी D1 D2 और D3 सब बराबर हो जाएं, मान लो D के बराबर हो गए, D1 D2 D3 सब बराबर हो गए, D के बराबर हो गए, तो D के बराबर हो गए, D के हो गए बराबर, तो D के बराबर हो गए तो सीन बन गया कुछ ऐसा, सारे एलिमेंट जब डायगोनल के बराबर हो जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स है ये, है ना। ये हो गई हमारी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स का एक खास वर्जन जिसमें D की वैल्यू 1 हो जाए, उस खास किस्म की स्केलर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई ना? देखो डी 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 है ये, ठीक है। अगर ये जो डी 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 है स्केलर मैट्रिक्स, ये जो बनी है हमारी, ये जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स बनी है, इस स्केलर मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए आप, है ना। इस स्केलर मैट्रिक्स में अगर D की वैल्यू 1 हो जाती है तो आपको मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखाई देगी। ऐसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसका एक और भी नाम है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये बन गई हमारी यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स बोल दीजिए, या फिर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दीजिए, ठीक है। एक और बात यहां हमें सीखनी है कि जो यूनिट मैट्रिक्स है उसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आई यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड सिंबल है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, नोट करके लिख देते हैं अपन।
अब जैसे ये है यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की, तो ऑर्डर 3 की यूनिट मैट्रिक्स है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं I3। तो I से ये पता चल गया यूनिट मैट्रिक्स है, और यहाँ पे 3 देख के ये पता चल गया ऑर्डर 3 की है, तो खट से आप I3 बना सकते हो। ठीक है ना। यूनिट मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय I, ये भी पता चलना जरूरी है जी, है ना। मैट्रिक्स चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है, और मैं सारी चीजें लिख दूंगा ताकि जब आपसे सवाल ना हो तो आप ये ना कह पाओ ये बताया नहीं था। तो यूनिट मैट्रिक्स को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 इसलिए लिखा, ऑर्डर 3 है इसका। ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स को काहे को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं जी, बोलेंगे जी, नाम है इसका दूसरा, क्योंकि ये आइडेंटिटी की तरह बिहेव करती है, कई बार, बहुत बार मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह बिहेव करती है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम एक यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आइडेंटिटी की तरह बिहेव करती है, गायब हो जाती है। बताओ, ए को ये बिल्कुल आइडेंटिकल रखती है। तो कई सारे कारण हैं इसको आइडेंटिटी बोलने के, अपने को पता चलना चाहिए किसका एक और नाम भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। आई होप आपको डायगोनल मैट्रिक्स वाली कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स पता चल गया होगा। ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स पता चल गया होगा। ठीक है। तो यार चलो सारी चीजें अपन नोट डाउन कर लेते हैं अभी, जो भी यहाँ पे बातें बताई हैं, है ना, इन सारी बातों को नोट डाउन कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक सब क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये इतनी सिंपल टर्म है और बहुत इस्तेमाल में आती है पेपर में, है ना, कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, आपको पता भी होगा। सिंगुलर मैट्रिसेस, सिंगुलर मैट्रिसेस वो होती हैं जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो। अब ऑब्वियसली अगर डिटर्मिनेंट की बात आ गई तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस में डिस्कशन होता है, ये सिंगुलर मैट्रिसेस का डिस्कशन स्क्वायर मैट्रिसेस में ही होगा। सिंगुलर नॉन सिंगुलर ये जो शब्दावली है ये मीनिंगफुल तभी होगी जब हम स्क्वायर मैट्रिसेस का डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी जरूरी है ना। स्क्वायर मैट्रिसेस में ही डिस्कशन होता है सिंगुलर नॉन सिंगुलर का। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है, ये बात तो अपने को पता चल गई है ना। होता क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ए 0 हो, है ना, लिख लीजिए जरा इस बात को आप, है ना। इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। मैट्रिक्स ए को हम बोलेंगे सिंगुलर। मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, है ना। ये जो मैट्रिक्स है, आप इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकाल के देखोगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी 0 मिलेगी। ठीक है। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखोगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी 0 मिलेगी। इस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती हैं जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होती। ठीक है ना, कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। if determinant of a matrix is not equal to 0, is not equal to 0, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, है ना, तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक मैट्रिक्स बी ले लेता हूं मैं, मैट्रिक्स बी ले लेता हूं मैं, 1 2 3 -1 0 1 0 2 और 9, ये ले ली मैंने। ये जो मैट्रिक्स है आप देखोगे ना, इसका डिटर्मिनेंट आपको 0 नहीं मिलेगा।
डिटर्मिनेंट बी 0 नहीं है, तो ये जो बी मैट्रिक्स है ये हो जाएगी आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जब बात छिड़ी है ना, तो डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही लिया जा सकता है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। और ये भी यहाँ पे नोट करना है अपने को कि डिटर्मिनेंट जो है ना उसको रिप्रेजेंट आप ऐसे तो कर ही सकते हो, जैसे अभी लिखा ना अपने डिटर्मिनेंट ए, जैसे मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये लिख ली मैंने, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप ऐसे करके भी ए का डिटर्मिनेंट लिख सकते हो। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं डी ई टी करके ब्रैकेट में यूं ए लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई यूं लिख दे तो भी आप समझ जाना इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात की गई है, ठीक है। कोई ऐसे लिख दे या कोई ऐसे लिख दे, दोनों का मीनिंग जो है ना वो सेम है, ठीक है। आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, ये वाला जो सिंबल है ये बड़ा मस्त सिंबल है। अगर ये सिंबल कॉम्प्लेक्स नंबर पे लगा हो, मान लो ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो इसका अलग मीनिंग निकलता। फिर ए कोई सेट होता है ना, एक सेट होता है ना सेट, तो इसका मीनिंग निकलता कि ये क्या है, फिर कार्डिनल नंबर है। तो सेट के केस में अलग मीनिंग निकालेगा, है ना। मैट्रिक्स अगर है यहाँ पे इन दो डंडों के बीच में मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये एक डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। मेरी तरफ से मैं सब लिख रहा हूँ, छोटी बड़ी सारी बातें, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। चलिए जी, ठीक है बातें, ये तो सिंपल सिंपल बातें हैं, अपने को समझ में आ गई हैं। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की, है ना। वेक्टर में वेक्टर ही जुड़ता है, रियल नंबर में रियल जुड़ता है, कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स जुड़ जाता है, मीटर में मीटर ऐड करते हैं, न्यूटन में न्यूटन ऐड करते हैं। ये सिंपल से एडिशन रूल्स हैं हमारी दुनिया के। तो मैट्रिक्स में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट अगर होती है तो मैट्रिक्स ही सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। अपन अलजेब्रा डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिसेस का, है ना। अब अलजेब्रा है तभी तो अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, है ना। बनाने वाले ने मैट्रिक्स बनाई और मैट्रिक्स बनाने के बाद फिर कहा कि चलो अब इसको ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, है ना, खेल लो इसके साथ, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स की कैलकुलस बन गई फिर, ठीक है, काफी सारी चीजें हो गई। तो सबसे पहले तो अपने को समझना होगा कि यार एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है मैट्रिक्स का। आप मुझे बताओ, क्या हर दो मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, है जी। तो कौन कौन सी को कर सकते हैं, जिनका ऑर्डर सेम हो, तो उन्हीं मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनका ऑर्डर सेम हो। तो दो सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन, 1 2 3 ले लिया, -1 0 2 ऐसा करके ले लिया, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये ले ली, 1 0 9 5 4 -2, है ना, ये ले लिया हमने। तो जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो इनका ऐड करना और दो डिटर्मिनेंट का ऐड करना दोनों अलग बातें होती हैं। दो डिटर्मिनेंट जब हम ऐड करते थे तो दो रो या दो कॉलम सेम रखते थे, फिर उनका एडिशन हम कर पाते थे, अगर आपको याद आ रही हो प्रॉपर्टी तो। दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होगा सबको, इसके अंदर ये वाला एलिमेंट ऐड करना होगा, ठीक है। इसके अंदर ये वाला एलिमेंट आपको ऐड करना होगा, इस वाले के अंदर ये वाला एलिमेंट आपको ऐड करना होगा। सिमिलरली हर एलिमेंट में उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सेम पोजीशन के एलिमेंट ऐड होते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। सेम पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड होते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, और सब्ट्रैक्ट भी उसी प्रकार से होते हैं। तो अगर आप इनको ऐड करोगे दो मैट्रिसेस को, तो 1 + 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 + 0 यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 3 + 9 यहाँ 12 आ गया, -1 5 को जोड़ा तो हमारा 4 आ गया, 0 4 को जोड़ा तो हमारा 4 आ गया, 2 और -2 को जोड़ा तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया है। ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए
ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम, ठीक है ना। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन संभव तभी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ matrices are defined only if order are same, are defined only if order of matrices अगर सेम है तो, ठीक है ना। मेट्रिसेस के जो ऑर्डर्स है ना वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। और ऐड कैसे करते हैं आपके सामने है। जो मैट्रिक्स एडिशन है ये कम्यूटेटिव होता है। अगर ये वाली मैट्रिक्स यहां रही होती, ये वाली मैट्रिक्स यहां रही होती, तो बातें जो हैं वो सेम ही रही होती, ठीक है। इफ दिस मैट्रिक्स इज ए, ये मैट्रिक्स जो है वो ए ले लेते हैं, इस मैट्रिक्स को बेचारी को बी ले लेते हैं, तो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों सेम चीज है, ठीक है। सो ये वाली जो चीज है ये आप इसको a प्लस बी बोल दें या फिर आप इसको b प्लस ए बोल दें, दोनों सेम है। वेक्टर्स में भी दो वेक्टर v1 प्लस v2 वेक्टर कर दो या v2 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर कर दो, सेम ही आता है। वेक्टर एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है, रियल नंबर एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद सब चीजों का एडिशन ही कम्यूटेटिव होता हो, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं नेचर में, मैथमेटिक्स में भी ऐसी होती हैं, आगे जाकर के तुम सीखोगे कि एडिशन जो है हर बार कम्यूटेटिव नहीं होता। इसलिए आपको बार बार बताया जाता है कि भैया ये वाली चीज कम्यूटेटिव है और ये वाली नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, अगर मेरे को तीन मैट्रिक्स का अगर मेरे को एडिशन करना है तो तीन मैट्रिक्स का एडिशन भी इजीली किया जा सकता है, ठीक है। एक बात मैं लिख रहा हूं, आप बताना सहमत हो क्या। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसके जनरल एलिमेंट लिख दिया मैंने, ठीक है ना। आई की वैल्यू जो है और जे की वैल्यू जो है वो वेरी करती रहेंगी, है ना। ये मैं लिख दिया आपका m बाय n ऑर्डर की है, ठीक है। अगर इसमें कोई दूसरी मैट्रिक्स बी आई जे को जुड़ना या माइनस होना है तो पहली बात तो उसका ऑर्डर m बाय n ही होना चाहिए ना। और वो ऐड या माइनस हो करके आई जे में ही जुड़ेगा, 1 टू में ही जुड़ेगा। तो ऐड होने के बाद जो उनके एलिमेंट्स की जनरल लुक आएगी वो कुछ ऐसी लुक आएगी। सहमत हो गया इस बात से आप। और ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी m बाय n ऑर्डर की ही बनेगी। तो ये एक बात अपने को समझ आ जानी चाहिए, ठीक है जी। चलो ऐड और सब्ट्रैक्शन आपको समझ आ गया होगा तो अच्छी बात है। अब एक शब्द होता है एडिटिव आइडेंटिटी, पता है क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं अपन, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो इस मैट्रिक्स को यों का यों रखती है, ठीक है। ये क्या है? नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। एक तो ये बात अपने को पता चल गई थी, ठीक है। इसको भी अपन पता लगा लेते हैं जी। नल मैट्रिक्स को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। कोई बोले एडिटिव आइडेंटिटी तो समझ जाना नल मैट्रिक्स की बात हो रही है ना। null matrix is known as the additive identity. Null matrix is known as the additive identity. अच्छा, एक और शब्द होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है पता है क्या आपको? एडिटिव इनवर्स की जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है वो सुन लो एक बार, काम आ जाएगा पता आपके। एडिटिव इनवर्स वो मैट्रिक्स है, जैसे एक मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है ए, हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है। एडिटिव इनवर्स वो मैट्रिक्स होती है जिसको ए में ऐड करने के बाद एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए। मतलब
एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे बन जाए एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी तो नल मैट्रिक्स ही है ना, ये गिवन मैट्रिक्स है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो किस मैट्रिक्स को इसमें ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए? ऑब्वियस सी बात है जी, माइनस ए को ऐड करेंगे, ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। तो ये मैट्रिक्स माइनस ए का एडिटिव इनवर्स कहलाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक मैट्रिक्स के आगे माइनस साइन लगा दो, वो उसका बन जाएगी एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगी एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो सीधी बात है सर कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए, ये याद कर लेंगे अपन। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए। ठीक है, जैसे एडिटिव इनवर्स होता है वैसे ही सब्ट्रैक्टिव इनवर्स भी होता है। क्या सब्ट्रैक्टिव इनवर्स होता है कि नहीं होता? अच्छा, ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। अच्छा, एक और चीज बताता हूं आपको, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है कि b को a का एडिटिव इनवर्स तब बोलेंगे जब a प्लस बी और b प्लस ए प्लस बी और b प्लस ए दोनों ही एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर हों। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, आपको सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नाम की चीज का पता है क्या, क्या होती है? अच्छा, ये भी ए प्लस नल इक्वल टू ए और नल प्लस ए ये भी इक्वल टू ए आ रहा है ना। सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, उसके ना होने का कारण ये है क्योंकि ए माइनस नल तो ए होता है मगर नल माइनस ए नहीं होता। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नाम की चीज एग्जिस्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि वो एग्जिस्ट कर जाती। क्या आप कोई मैट्रिक्स दुनिया में ऐसी जानते हो बी कि जो a माइनस बी और b माइनस ए करने पे a ही आंसर दे? ऐसी कोई चीज b जानते हो क्या? मैं तो नहीं जानता। अगर कोई ऐसी चीज b हुई होती जो a माइनस बी माइनस ए दोनों a दे देती तो उस b को हम सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी बोल देते, मगर वो b है ही नहीं। तो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड फॉर सब्ट्रैक्शन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आइडेंटिटी एलिमेंट इज डिफाइंड फॉर एडिशन इन रियल नंबर्स एंड इन मैट्रिसेस, ऑफ कोर्स इन वेक्टर्स। वेक्टर्स में भी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वेक्टर में नल वेक्टर हो जाता है। एडिटिव इनवर्स किसी वेक्टर का निकालना हो, ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स माइनस ए वेक्टर हो जाता है। सब्ट्रैक्टिव इनवर्स नाम की चीज की बात नहीं की जाती कभी भी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात भी की जाती है, पता है आपको? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात भी की जाती है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे ना अपन, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना। यहां पे इनवर्स तो देखो ये भी है, एडिटिव इनवर्स भी है। ठीक है, चलिए जी, एडिटिव इनवर्स की चर्चा कर ली है अपन ने, ठीक बात हो गई है। तो ठीक है, तो मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पता चल गया। अभी मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन की बात करने से पहले वैसे तो लिखने की कोई खास जरूरत थी नहीं, लिख देता हूं फिर भी। देखो जरा, यहां पे मैं आपको बता दूं कि भाई एडिशन जो है ना वो कम्यूटेटिव होता है। ए प्लस बी लिख दो या बी प्लस ए लिख दो आप। ठीक है, अच्छा, ये आपका एसोसिएटिव भी होता है। आप ए प्लस बी प्लस सी लिख दो या ए प्लस बी प्लस सी लिख दो। ठीक है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स एडिशन में देखो, आप पहले बी प्लस सी को ऐड करके ए में ऐड कर लो या ए प्लस बी को ऐड करके सी में ऐड कर लो। ठीक है ना, तो छोटी छोटी बातें हैं, लिख देता हूं। मैट्रिक्स एडिशन जो है कम्यूटेटिव होता है, यस। एसोसिएटिव होता है, यस।
मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, है ना। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के बारे में क्या बोलोगे? सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव जो है, आप देख लो, बिल्कुल भी नहीं होता, है ना। एसोसिएटिव होता है क्या? मतलब वो भी फिर एक अजीब सी बात हो जाएगी। आप बताओ, a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी एक ही बात है क्या? एक बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसी कोई बातें नहीं होती, ठीक है। तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी नाम की प्रॉपर्टीज देखने को नहीं मिलती अपने को, ठीक है ना जी, है ना। एक और शब्द भी आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब दो ऑपरेशन साथ में हो रहे हैं, दो ऑपरेशंस की चर्चा कर रहे हो, तो उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, ठीक है। यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक मैट्रिक्स का तो होगा नहीं भाई, मैट्रिसेस होंगी मतलब, है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो, मल्टीप्लीकेशन जब एक मैट्रिक्स का करना होता है ना, तो आप स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और आप मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जब, है ना। जब एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है, एक वेक्टर को आप स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने की चर्चा जो है ना, डॉट प्रोडक्ट आप पढ़ते हो, क्रॉस प्रोडक्ट जब आप पढ़ते हो, तो एक वेक्टर वेक्टर के साथ क्या हरकत करेगा, और एक वेक्टर वेक्टर के साथ क्या हरकत करेगा, और एक वेक्टर स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या हरकत करेगा, दो चीजें आपने वेक्टर में पढ़ी थी। उसी तरीके से मैट्रिसेस में भी मैट्रिक्स का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये दो बातें अपने को सीखनी होंगी, है ना। एक तो मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जैसे ही हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं, वहां से मैट्रिक्स की एक बढ़िया शुरुआत हो जाती है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखते ही अपन फिर कुछ क्वेश्चन करना चालू कर सकते हैं, और वहां से मैट्रिक्स का ठीक ठाक अलजेब्रा चालू हो जाता है, हम क्वेश्चन करने लायक हो जाते हैं। तो ये वाले टॉपिक के बाद इस चैप्टर में जान आएगी, अभी तो टर्म्स बस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सीन क्या होता है जी। मान लो एक मैट्रिक्स आपके पास है, ये है एक मैट्रिक्स, ठीक है, -1 और ये 4 है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन एक अलग चीज थी, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। तो इस मैट्रिक्स को एक के नाम के स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। के क्या है जी? के एक स्केलर है जी, पहले ही लिख दूं। अच्छा, माइंड में ये भी आता है, क्या मैट्रिक्स को वेक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? भाई, वेक्टर से मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हो। मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी मतलब रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, ये सारी बातें अपने को नहीं करनी, है ना। मैट्रिक्स का वेक्टर के साथ जो है ना, मिलन नहीं करवाएंगे अपन। तो स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हर एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पता है अपने को। 5 के हो जाएगा, ये के हो जाएगा, ये 2 के हो जाएगा, ये आपका 8 के हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएगा, ये 4 के हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर आपने के से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, तो राइट में हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी बात को आप थोड़ा जनरल फॉर्मेट में देखना चाहो, तो हम ये बोलेंगे कि भैया, इफ कोई मैट्रिक्स ए है आपकी, ए आई जे है, कोई m बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं के ए करना, तो के टाइम्स आप इस मैट्रिक्स को करना चाहते हैं, तो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका हर ए आई जे आपका के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बात अपने को सीखनी है। ये जो के है, ये हर एलिमेंट के साथ जाके चिपक जाएगा, एक जनरल एलिमेंट के साथ जाके भी मैंने इसको चिपका दिया है। समझ में आ रही है बातें? बोर हो रहे हो क्या? अच्छा,
तो ठीक है जी, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो ये हमने मैट्रिक्स का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है। अब यहाँ पे थोड़ी बात और कर लेते हैं जहां पे लोग चकमा खा जाते हैं कई बार। ध्यान से देखना जरा, अगर मान लो मैं एक 3/3 की मैट्रिक्स ले लेता हूं, है ना, एक 3/3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, मान लो मैट्रिक्स बी, ठीक है, मैट्रिक्स बी ले ली मैंने 3/3 की, ठीक है। आप अगर k टाइम्स बी करोगे, तो k टाइम्स बी करेंगे तो यहाँ पे k 2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k ऐसा सीन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं k इंटू बी करूंगा तो ये एक मैट्रिक्स बी थी, k से मल्टीप्लाई करके नई मैट्रिक्स आ गई है, अब k भी एक नई मैट्रिक्स आ गई। अगर मैं इस k बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना चाहता हूं, मान लो अगर मैं के बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना चाहता हूं तो इस मैट्रिक्स का मेरे को डिटर्मिनेंट लेना पड़ जाएगा, इस वाली मैट्रिक्स का मेरे को डिटर्मिनेंट लेना पड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन दिखाई देगा मेरे को, ऐसा कुछ सीन दिखाई देगा। समझ आ रही बात? डिटर्मिनेंट अपने को समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है जी। तो के बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है ना, यहां पे आगे देखते हैं, के बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, के बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ये वाला डिटर्मिनेंट बन गया है, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट में देखिए आप, पहले वाली रो में से अगर मैं k को कॉमन निकाल लूं तो निकाल सकता हूं जी, डिटर्मिनेंट है ना ये। तो दूसरे वाली रो में से भी k को कॉमन निकाल सकता हूं, तीसरे वाली रो में से भी k को कॉमन निकाल सकता हूं। तो तीनों रो में से जब मैं k को कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास आ गया k क्यूब, मेरे पास k क्यूब आ गया, और यहां पे डिटर्मिनेंट के अंदर के एलिमेंट्स कुछ ये बचे हैं। सहमत हो इस बात से आप लोग? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि के बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है ये हो गया के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि ये क्वांटिटी बेसिकली क्या है, ये क्वांटिटी तो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ना। हाँ, तो बी आएगा यहाँ पे, गलती से ए लिखा गया मुझसे, बी, के क्यूब डिटर्मिनेंट बी, के क्यूब डिटर्मिनेंट बी, ठीक है। बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहां पे देखने को मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो के बी का डिटर्मिनेंट जो है वो आ गया के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट बी, ठीक है। और ये जो पावर 3 है ये बेसिकली क्या है, ऑर्डर ही तो है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। अगर मान लो 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट में से भी के करके के की पावर 4 आ रही होती। 5 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता तो यहाँ पे के की पावर 5 आ रही होती। तो n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो के की पावर कितनी आ रही होगी, वहां पे n आ रही होगी। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है मगर बहुत ही जानदार प्रॉपर्टी है। आप जेई के पुराने सवालों को उठा के देखोगे तो बहुत सारे सवालों में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो नोट करने वाली बात है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि जी बात ये है कि k टाइम्स मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज k की पावर n डिटर्मिनेंट A, ठीक है। यहाँ पे A क्या है, A एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, भाई मैट्रिक्स है तो ऑर्डर n ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तभी आपने डिटर्मिनेंट की चर्चा की है। k क्या है, k एक स्केलर है जी, ठीक है, k एक स्केलर है ना। ये जो पावर n आई है ये ऑर्डर आया है, किसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे पावर में मैट्रिक्स ए का आपको ऑर्डर रखना है, ठीक है, रखना है। तो ये प्रॉपर्टी यार एकदम बढ़िया से एकदम याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज में ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।